नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 38 क्लास में स्वागत है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम शुरू करने वाले अपनी कहानी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि ये 1999 में आया हुआ प्रश्न है और ये 1999 का प्रश्न कैसे आप सॉल्व करेंगे ये अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी तक के जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है वो पार्टिकल के लिए पढ़ा है। अभी का जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली आपका सिस्टम के लिए है। ठीक है ना, दिस इज फॉर सिस्टम। ओके, दिस वन इज फॉर सिस्टम। ओके, सो सिस्टम के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, सो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और ये क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया था? ये क्वेश्चन इस रूप में पूछा गया था कि डिराइव कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, derive conservation of linear momentum, show the conservation of linear momentum of a system. ठीक है ना, of a system of discrete particles from prove the conservation of linear momentum for a system of discrete particles starting from Newton's laws of motion। ऐसा पूछा था क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है उससे शुरू करते हुए आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे पहुंचना था फॉर ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। समझ में आ रही है बात? सो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किस चीज से दिया जाता है? कैपिटल पी। ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? कैपिटल पी से हम इसको डिनोट करते हैं। यह बात मैंने बताई थी। तो कैपिटल पी इज इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई वी सी एम। ठीक है ना, वी सी एम यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रही है बात? सो कैपिटल एम इज द मास ऑफ द होल सिस्टम। ये तो हमने पिछले क्लासेस में ही डिराइव किया है। समझ में आ रही है बात? So from here if we differentiate this, we will get dp by dt. Now what is this conservation of linear momentum? दोस्तों, इसमें ये linear momentum का conservation प्रूव करते समय हम एक assumption कौन सा ले रहे हैं? ये अब हमारा assumption है जो हमें लिखना होगा, बहुत important assumption है। और ये assumption आपको एग्जाम में लिख के भी आना है कि the system is isolated, the system is आइसोलेटेड। तभी आपका ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ठीक है ना, अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। नाउ व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज सच ए सिस्टम दैट इट डज नॉट इंटरेक्ट विथ अनदर सिस्टम। ठीक है ना तो एनर्जी का कोई इंटरेक्शन हो रहा है दूसरे सिस्टम से। मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है डिस्क्रीट पार्टिकल्स का, एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स का ये मेरा सिस्टम है। तो ये सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से ना तो मास एक्सचेंज करता है, ना तो एनर्जी एक्सचेंज करता है, ना ही किसी अदर टाइप का कोई इंटरेक्शन करता है। ठीक है ना, दिस सिस्टम इज कंप्लीटली आइसोलेटेड। नाउ आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जांपल देना चाहूँ मैं आपको, तो जो हमारा थर्मस फ्लास्क होता है। ठीक है ना, आप अगर थर्मस फ्लास्क की जो लेयर है, ठीक है, थर्मस फ्लास्क की आप समझो थर्मस फ्लास्क में ऐसे 100 लेयर लगा दें तो, एंड ढक्कन पे भी 100 लेयर लगा दें और बेस को भी 100 लेयर लगा दें। ऐसा अगर आप थर्मस फ्लास्क बना देते हैं, सो सच ए थर्मस फ्लास्क विल बी ऑलमोस्ट एन आइसोलेटेड सिस्टम, नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम बट इट विल बी ऑलमोस्ट। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा यदि कोई सिस्टम है जो ना तो मास इंटरेक्ट करता है, ना तो एनर्जी इंटरेक्ट करता है, ना तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला इंटरेक्शन होता है, तो ऐसा कुछ भी इंटरेक्शन जब नहीं होता तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड बोलते हैं। और एंड फॉर सच एन आइसोलेटेड सिस्टम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड्स गुड। ठीक है ना, जब हमने रॉकेट पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था रॉकेट के मोशन के लिए, तो रॉकेट को भी हमने आइसोलेटेड सिस्टम ही माना था। ठीक है ना, रॉकेट वाज आल्सो कंसिडर्ड सच एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइडियल वाली। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है हमारा, जो यहाँ नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके से मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ये ओरिजिन है, ये r1 पोजीशन वेक्टर है m1 पार्टिकल का। ठीक है ना, ये तो आपको रटा गया होगा करते करते। mr पोजीशन वेक्टर, r पोजीशन वेक्टर है mn पार्टिकल का। ठीक है ना, rn पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरीके से इस टाइप का जो सिस्टम है आपका डिस्क्रीट पार्टिकल का,
उस पर लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला जो हमने पिछले क्लासेस में डिराइव किया था वो कुछ इस तरीके से निकल के आया था कि कैपिटल P यानी कि मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द होल सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है ना। सो कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। Now I will differentiate this capital P यानी कि momentum of whole system with respect to time. So if I differentiate both the side with respect to time, I will get this, and after I get this, I can take the mass out of the derivative because mass is constant in classical mechanics. So the system mass of the system as the दो कारण है यहाँ पे mass constant रहने के। एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स है यानी कि रिलेटिविस्टिक वेरिएशन नहीं है मास में, और दूसरी चीज़ यह है कि जो मास है हमारा वो सिस्टम के बाहर भी नहीं जा रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ऑब्वियसली जो कैपिटल M होगा यानी मास ऑफ द होल सिस्टम वो कांस्टेंट रहेगा, तो डेरिवेटिव के बाहर आ गया वो। समझ में आ रही है बात। नाउ एज इट केम आउट ऑफ द डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव अंदर गया तो dVcm/dt आया। नाउ dVcm/dt यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। dVcm/dt यानी क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, सो इट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो कैपिटल M एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि ACM, कैपिटल M ACM आया। समझ में आ रही बात। सो दिस लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। देन व्हाट विल वी डू, then by Newton's second law of motion we will apply then Newton's second law of motion which we had derived in the previous classes कि for a system of discrete particle न्यूटन का second law of motion क्या होता है, net external force is equal to mass of the whole system multiplied by acceleration of its center of mass। समझ में आ रही है ना बात। तो ये हमने किया था डिराइव, ठीक है ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द होल सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम, ठीक है ना। सो नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर लिया। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इंटरनल फोर्सेस विल कैंसल ईच अदर। नाउ हाउ दिस इंटरनल फोर्सेस कैंसल ईच अदर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस, बट स्टिल वी विल वंस अगेन सी दैट व्हाट डज दिस मीन, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, Fij इक्वल टू माइनस Fji इज इक्वल, दैट इम्प्लाइज दैट Fij वेक्टर प्लस Fji वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। सो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ऐसा है कि जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, जैसे Fij मान लीजिए फोर्स ऑन I है J की वजह से, Fij मतलब कि फोर्स ऑन I है J की वजह से, एंड Fji है फोर्स ऑन J I की वजह से। I और J दो पार्टिकल मैंने पकड़ लिए हैं मेरे सिस्टम में से, ठीक है ना। तो दो पार्टिकल का जो फोर्स है, I जो J पे फोर्स लगाएगा और J I पे जो फोर्स लगाएगा वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। सो दे विल सम अप एंड गिव 0। सो दिस नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी कि Fext जो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स का हमारा सिंबल है, उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा फिर, dP वेक्टर बाई dt के बराबर आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। कहाँ से आया ये चीज़ यहाँ से आया दोस्तों। देखिए MACM एंड MACM दोनों के राइट से इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो MACM है बोथ द साइड में, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में दोनों के। सो dP बाई dt विल बी इक्वल टू Fext, ठीक है ना। सो इक्वेशन नंबर 3 बन गए हमारे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना बात। नाउ ये मैंने बताया था कि Fij और Fji, नाउ दिस F एक्सटर्नल, हाउ दिस गिव्स यू only the net external force, how internal forces get cancelled. Now let me tell you, ठीक है ना, let the force let the external force on particle number I, ठीक है ना। Now let me write properly, let the external force, ठीक है, let the external force on particle number I पे external force को मान लिया मैंने Fexti, ठीक है, एंड J पे एक्सटर्नल फोर्स को मान लिया मैंने, मान लीजिए दो ही पार्टिकल का सिस्टम है, ठीक है ना, ये वेक्टर साइन लगा दिया। मान लीजिए J पे एक्सटर्नल फोर्स को मान लिया Fextj, ठीक है ना। और ये दो ही पार्टिकल का सिस्टम है, मान लीजिए I और J दो ही पार्टिकल है इस सिस्टम में, तो इंटरनल फोर्सेस क्या क्या है ये जो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सो I पे इंटरनल फोर्स क्या लग रहा है, Fij J के द्वारा, ठीक है ना। और J पे इंटरनल फोर्स क्या लग रहा है, Fji, ठीक है ना। सो I पे नेट फोर्स क्या होगा, I पे नेट फोर्स ऑन I, F नेट ऑन I, व्हाट विल इट बी इक्वल टू,
एफ नेट ऑन आई विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल वाला ये चीज़ और ये चीज़ इन दोनों का सम, सो एफ आई जे, ठीक है, प्लस एफ ई एक्स टी आई, ठीक है ना, दो ही पार्टिकल का सिस्टम है मेरा। एंड एफ नेट ऑन जे विल बी, व्हाट विल बी एफ नेट ऑन जे, एफ नेट ऑन जे, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, एफ ई एक्स टी जे एंड एफ जे आई, ठीक है ना। सो इट विल बी एफ ई एक्स टी को ई लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ई एक्स टी ई, एंड इट विल बी नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ये जे एंड प्लस एफ जे आई, ठीक है ना, प्लस एफ जे आई, कहाँ लिखूँ, प्लस एफ जे आई, ठीक है। नाउ इफ यू ऐड दिस टू, ठीक है ना, इफ यू ऐड, कौन से चीज़ों को ऐड करोगे, नेट फोर्स ऑन जे एंड नेट फोर्स ऑन आई, इन दोनों को ऐड करोगे अगर, तो एफ आई जे और एफ जे आई कैंसिल होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना, एफ आई जे और एफ जे आई कैंसिल हो जाने वाले हैं। समझ में आ रही है बात, क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि आई ने जो जे पे लगाया और जे ने जो आई पे लगाया, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसल आउट। तो आपके एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, एफ एक्सटर्नल ऑन आई प्लस एफ एक्सटर्नल ऑन जे बचेगा, ये दो ही चीज़ें बचेगी, ठीक है ना, एफ एक्सटर्नल ऑन आई और एंड एफ एक्सटर्नल ऑन जे, ये यही बचेगा। तो नेट एफ एक्सटर्नल ऑन आई प्लस एफ एक्सटर्नल ऑन जे, ये किसके बराबर होगा, एफ एक्सटर्नल ऑन आई प्लस एफ एक्सटर्नल ऑन जे, क्योंकि दो ही पार्टिकल का सिस्टम है तो ये दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स जो इंडिविजुअली लग रहा है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, सो एफ ई एक्स टी विल कम। समझ में आ गई ना बात, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी बात। इतनी लंबी चौड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है पर मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ रही ना बात। सो लेट मी इरेज दिस थिंग्स, ठीक है ना। आप अगर लिखेंगे इंडिविजुअल पार्टिकल पे कौन से फोर्सेस है तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने हिंट दे दिया है। हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो सकती है पर उसकी चिंता मत कीजिए, आपको समझ में पूरा आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टीचमेंट पे जाना मेरे प्रोफाइल पे और वहाँ पे मुझे डाउट पूछ लेना है। आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है मेरा जो कि कुछ इस प्रकार से है 7249187038, ठीक है ना। इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है क्लास में कोई भी चीज़ तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7249187038 पे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो एफ ई एक्स टी, नाउ वी गॉट दिस थिंग, ठीक है ना। ये 1 और 2 से हमें एफ ई एक्स टी इक्वल टू डी पी बाई डी टी मिला, ठीक है ना। क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो गए तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गया। जो टोटल फोर्स है सिस्टम पे वो ओनली एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गया। सो डी पी बाई डी टी आई इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे एफ ई एक्स टी को 0 पुट करेंगे, वहाँ एफ ई एक्स टी को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो डी पी बाई डी टी का वैल्यू 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। डी पी वेक्टर बाई डी टी का वैल्यू, अब किसी भी चीज़ का जब डेरिवेटिव 0 होता है तो वो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो पी वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है यानी कि सिस्टम आइसोलेटेड है, एफ ई एक्स टी 0 मतलब क्या, सिस्टम आइसोलेटेड हुई। समझ में आ रही है ना बात, आइसोलेटेड सिस्टम में ही तो एफ एक्सटर्नल 0 होगा ना भाई, दुनिया की दूसरे सिस्टम में तो नहीं होगा एफ एक्सटर्नल 0, आइसोलेटेड सिस्टम में ही होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 यानी कि डी पी बाई डी टी इक्वल टू 0 एंड पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ से निकल के आता है, क्योंकि डी पी बाई डी टी तभी 0 होगा, किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो वो चीज़ कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। तो पी वेक्टर इज अ कांस्टेंट। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू यू इन द ईयर 1999, ठीक है ना। समझ में आ रही ना बात। सो इन दिस वे you had to prove the conservation of linear momentum in your exam. समझ में आ गई बात। Now we will do this thing in the next class. Till then अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ बखैर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।